अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ और मैं हूं शहजाद इकबाल। पनामा केस की एक और समाअत और आज की समाअत भी बहुत दिलचस्प रही। आज पीटीआई के वकील यानी कि इमरान खान साहब के वकील नईम बुखारी साहब ने अपने दलाइल मुकम्मल किए और कुछ हद तक जो है दलाइल वो आज नवाज शरीफ साहब के वकील सलमान भट्ट साहब ने भी दिए हैं। उसकी तफसील आपके सामने रखेंगे। जो तीन बड़े आज अहम नुकात थे इस समाअत में, उसका पहले जिक्र करते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने यह रिमार्क्स देते हुए कहा है कि जायदाद की मिल्कियत तस्लीम करने के बाद सबूत देना शरीफ फैमिली की जिम्मेदारी है। यह ज़ेरे बहस काफ़ी अरसे से बात थी कि सबूत किसने देने हैं। आज भी जो है कोर्ट के बाहर पीएमएल के लोगों ने यह कहा कि पीटीआई ने कोई सबूत नहीं दिए, उनके वकील ने कोई सबूत नहीं दिए, लेकिन जजेस ने आज अपने रिमार्क्स में यह वाज़ेह किया था कि मिल्कियत क्योंकि तस्लीम कर ली गई है इन फ्लैट्स की, तो जो सबूत है वो देने की जिम्मेदारी शरीफ फैमिली पर है। इदारों के किरदार पे सवाल मीडिया पे बार बार उठा है और आज जजेस ने भी अपने रिमार्क्स में कहा कि एफबीआर, एफआईए, नैब ये इदारे अगर काम नहीं कर सकते तो क्या इन इदारों को बंद कर दिया जाए। जब से पनामा का इशू आया है इन इदारों की कारकर्दगी पे बार बार सवाल उठाए कि इन्होंने अपने तौर पे किस किस्म की कार्रवाई की है। यह भी आज कहा गया जजेस की जानिब से कि अगर इंसाफ बेंच के थ्रू नहीं मिलता हुआ नजर आया और जरूरत यह पड़ी कि कमीशन बनाना है तो कमीशन बनाने का ऑप्शन भी हमारे पास मौजूद है। इस समाअत के दौरान 3 सवाल भी किए हैं और इन सवालात के जवाब गालिबन कल और आने वाले जो समाअत होंगी उनमें देना है शरीफ फैमिली के वकलाओं ने। सवाल नंबर 1 ये कहा जज की तरफ से पूछा गया कि वजीर आजम के बच्चों ने कंपनियां कैसे बनाई, इसकी तफसील हमारे सामने रखी जाए। सवाल नंबर 2, मरियम नवाज ज़ेरे किफालत हैं या नहीं, इसकी वजाहत की जाए। सवाल नंबर 3, वजीर आजम की तकरीरों में सच बताया गया है या नहीं। ये वो 3 सवाल हैं जो जजेस ने आज पूछे हैं और कल और आने वाली समाअत में जो है इसके जवाब देने पड़ेंगे जो शरीफ फैमिली के लॉयर्स हैं। ये आज एक जो अहम बात जिस पे बहुत ज़्यादा बात होती रही और नईम बुखारी साहब की तरफ से उस पर दलाइल भी दिए गए, वो थी कि क्या नवाज साहिबा डिपेंडेंट है, ज़ेरे किफ़ालत है नवाज शरीफ साहब की। तो इस दलाइल देते हुए जब पूछा गया कि क्या सबूत है नईम बुखारी साहब के पास, तो नईम बुखारी साहब ने चंद इस पे वजाहतें की। उन्होंने कहा कि मरियम नवाज को इनके वालिद ने एक मरतबा 5 करोड़ और दूसरी मरतबा 3 करोड़ 10 लाख रुपए गिफ्ट किए हैं। दलाइल देते हुए ये भी नईम बुखारी साहब ने कहा कि मरियम नवाज ने किसी यूटिलिटी बिल की अदायगी आज तक नहीं की है और 2011 के जो गोशवारे हैं नवाज शरीफ साहब के वो ये वाजे करते हैं, वो ये जाहिर करते हैं कि मरियम नवाज उनकी ज़ेरे किफ़ालत हैं। समाअत में आगे जाकर जब जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब और नवाज शरीफ साहब के वकील सलमान भट्ट के दरमियान मुकालमा हुआ इसी इशू पर कि क्या मरियम नवाज साहिबा डिपेंडेंट है या नहीं, तो उसमें बड़ी दिलचस्प आर्गूमेंट्स हुए जिसमें वजीर आजम के वकील ने यह कहा कि मरियम नवाज साहिबा की शादी 1992 में हुई थी और शादी के बाद वो ज़ेरे किफ़ालत नहीं है। कागजात नामजदगी के वक्त सिर्फ कुलसूम नवाज जो है वो ज़ेरे किफ़ालत है नवाज शरीफ के, जिस पर जज ने ये रिमार्क्स दिए कि ज़ेरे किफ़ालत अफराद में सिर्फ 2 बालिग अफराद का जिक्र किया गया है। वो कौन कौन है, जिसमें उन्होंने बताया कि ज़ेरे किफ़ालत एक तो कुलसूम नवाज हैं और दूसरे खुद नवाज शरीफ हैं। और उस पर जज ने यह इस्तफसार किया कि ये कैसे मुमकिन है कि वज़ीर आज़म साहब अपने गोशवारों में अपने आप को जो है वो ज़ेरे किफ़ालत ज़ाहिर करें। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग मुकालमा था आज जजेस और पीटीआई और पीएमएलएन के वकील के दरमियान। लेकिन जब कोर्ट से बाहर आए तो इमरान खान साहब ने बात की मीडिया से और इमरान खान साहब ने यह फरमाया कि जो सबूत हैं उनकी जिम्मेदारी हम पे नहीं है, ये आज वाजे हो गया है, सबूत देने हैं शरीफ फैमिली ने। क्या कह रहे थे सुनिए जरा। हमें सबूत तो देने की जरूरत ही नहीं थी, आज जजेस ने वाजे फिर से कर दिया है कि बर्डन ऑफ प्रूफ अब इनके ऊपर है। हमारे ख्याल में ये मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन है, यहाँ से पैसा वहाँ जाता है, उधर से वो ड्राई क्लीन होकर तो फिर वापस आ जाता है। तहरीक इंसाफ ने यह साबित किया कि प्राइम मिनिस्टर ने कौम से जब खिताब किया और जब नेशनल असेंबली में उन्होंने एड्रेस किया झूठ बोला। इसका जवाब दिया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अरकान ने। उन्होंने कहा कि कोई सबूत नहीं दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उन इल्जामात का जो कि बार बार लगाए गए शरीफ फैमिली पे। क्या कहा सुनिए जरा। करप्शन हुई कोई सबूत नहीं, किसी किस्म की किकबैक ली गई कोई सबूत नहीं। अगर मियां नवाज शरीफ तकरीर ना करते, हुसैन नवाज इंटरव्यू ना देते, तो पीटीआई आज अदालत में क्या मुंह दिखाती। इमरान खान साहब के जो वकला हैं उनकी दलीलों से ये साबित होता है ये केस पैनामा लीक्स का नहीं है, ये केस शिरवानी का है। ये केस इमरान खान साहब के दिल और दिमाग के तजाद का है। ये केस मियां नवाज शरीफ के साथ हसद का है। ये केस मरियम नवाज से खौफ का है।
आज की समाअत पर और चंद और इश्यूज पर बात करेंगे। हमारे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर नेशनल असेंबली डॉक्टर आरिफ अलवी साहब। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से होंगे सीनियर रहनुमा मोहम्मद जुबैर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया जुबैर साहब आपका भी। और शमीला फारूकी साहिबा हमें ज्वाइन करेंगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा शमीला फारूकी साहिबा, आपका भी शुक्रिया। जुबैर साहब, सबसे पहले तो इस इशू पर आ जाएं कि क्या ये आज वाजे हो गया है कि फ्लैट्स क्योंकि शरीफ फैमिली की मिल्कियत है, तो जो बर्डन ऑफ प्रूफ है यानी कि जो सबूत देने हैं वो शरीफ फैमिली ने देने हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान या उनके वकील ने नहीं देने? बिल्कुल सही बात है। मेरा ख्याल है आपकी इंटरप्रिटेशन बिल्कुल सही है। मतलब एक तो क्लियर अल्फाज में कोर्ट ने कहा है और होना भी ऐसे ही चाहिए कि जो 3 सवाल उन्होंने समराइज़ किए हैं तो उसको हमने जस्टिफाई करना है, कैसे करना है, सबूतों के साथ या जो भी है। और इशू ये आएगा शहजाद कि ये जो बर्डन ऑफ प्रूफ है ना, ये मूव करता है कोर्ट में, हर कोर्ट में, और यहाँ भी ऐसे ही है। वो इस वक्त बिल्कुल हमारे ऊपर है। जब हम उसके दलाइल देंगे और बर्डन अपना प्रूफ देंगे तो अगर पीटीआई को उस पर इतराज़ होगा तो फिर बर्डन उनके ऊपर चला जाएगा। अगर तो वो हमारी बात मान लेते हैं, हमारे सबूत मान ले, तो जाहिर सी बात है केस वहीं ख़त्म हो जाएगा और इंशाअल्लाह ताला ऐसे ही होगा। और अगर वो नहीं मानते हैं बिलफर्ज, जाहिर सी बात है उन्होंने कोर्ट में उनका भी हक है कि वो चैलेंज करेंगे हमारे नैरेटिव को, हमारे सबूतों को, तो वो फिर उनको बताना पड़ेगा कि जी अगर आप हमारी बात नहीं मान रहे हैं तो चाहे ये तीनों सवालों के हवाले से, तजाद के हवाले से जिस तरह आपने बात की, या मरियम नवाज़ के ज़ेर कफ़ालत के हवाले से बात की, ये जो तीसरा सवाल था उसके हवाले से, तो तीनों में बिल्कुल ऐसे ही है। और ये कोई अगर आप कह रहे हैं, ये तस्लीम कर रहे हैं कि हाँ जो एविडेंस हैं, जो सबूत हैं वो हमने देने हैं, तो फिर बाहर निकल के आपके तमाम अरकान ये क्यों कह रहे थे कि तहरीक इंसाफ ने कोई सबूत नहीं दिया, वो हमारे सबूतों में तजाद ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं? ये आर्ग्यूमेंट क्यों दे रहे हैं फिर आप लोग, अगर आप कह रहे हैं कि हाँ सबूत तो हमने देने, ये कंपनीज, ये फ्लैट्स हमारे हैं? नहीं, ये तो आपने मेरे से सवाल पूछा था कि इस वक्त कोर्ट की क्या पोजीशन है। इस वक्त कोर्ट की यही पोजीशन है जो आपने कहा और जो मैंने तस्लीम किया। अब क्वेश्चन ये है कि जी हमने बाहर आके क्या कहा। बाहर आके इसलिए कहा था, और वो हमें याद दिलाना है, जब ये केस ख़त्म भी हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला, फिर भी हम ये याद दिलाएंगे कि आप एक तहरीक का आगाज़ करते हैं और आपकी बुनियाद जो है कि वो कोई चीज़ नहीं होती। इमरान खान अगर ये छोड़ दें कि पार्लियामेंट में किसने क्या, वो तो तजाद वगैरह जो हमारे ऊपर है, बट प्लीज़ आरिफ अलवी इतने शरीफ आदमी हैं, ये साथ खड़े होते थे, पीछे खड़े होते थे इमरान के, कंसिस्टेंटली उन्होंने कहा कि हमारे पास प्रूफ है। आप उनकी स्पीचेस में 50-100 स्पीचेस सुना सकता हूँ, तो अभी वो बिल्कुल सेटिस्फाई फील कर रहे हैं कि जी हमें कुछ नहीं देने। वो बिल्कुल सच बोल के भी तो केस कर सकते थे ना, सच बोल के भी तो कह सकते थे कि जी हमें ये शकू को शुबहात हैं और इसके बेसिस पर हम इनको चैलेंज करना चाहते हैं, तो वो भी एक हो सकता था। आप झूठ बोल के और कंसिस्टेंटली झूठ बोल के आप कोर्ट में आके ये कह रहे हैं कि नहीं हमारे पास कुछ नहीं है, तो हम तो वो याद क्यों ना दिलाएं। एट द एंड ऑफ द डे ये पॉलिटिकल पार्टी है और हम भी पॉलिटिकल पार्टी है, और इस केस के पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस हैं और वो ये भी समझते हैं और हम भी समझते हैं, तो हम इनको याद दिलाते रहेंगे आज भी और कल भी और केस होने के बाद भी इंशाअल्लाह ताला 2018 के बाद भी हम इनको ये याद दिलाते रहेंगे। जिस तरह इन्होंने इलेक्शन कमीशन के हवाले से किया था कि पहले वो 35 इसका जवाब ले लेता हूं डॉक्टर आरिफ अलवी साहब से। जी मैं इसका जवाब ले लेता हूं डॉक्टर आरिफ अलवी साहब से। पहले तो ये बता दें डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, ये मामला शेरवानी का है या मामला पनामा का है? मामला हसद का है या मामला पनामा का है? करप्शन का मामला है, और करप्शन पाकिस्तान के अंदर पिछले 1947 के अंदर भी जो कायदे आज़म ने बात कही थी वो यही कहा था कि मैं इस पार्लियामेंट से एक्सपेक्ट करता हूँ कि करप्शन और नेपोटिज्म को ख़त्म करेगा। वो पार्लियामेंट आज तक वैसे ही चल रहा है। तो ये मामला शेरवानी का नहीं है। सारी गुफ्तगू को घटिया बनाने के लिए इररेलेवेंट करने के लिए ये इल्ज़ामात लगते हैं। सारी बात हो रही है कि नवाज शरीफ साहब की प्रॉपर्टी के ऊपर, एवन फील्ड हाउस के ऊपर उन्होंने कैसे पैसा बाहर ले गए, कैसे वो ड्राई क्लीन किया, कैसे मनी लॉन्ड्रिंग की, और फिर ये बात की जाए कि ये शेरवानी का है। पनामा लीक्स हमने तो नहीं की, पनामा लीक्स तो दुनिया में बाहर आई। और जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि सबूत, देखिए ये इल्ज़ामात बड़े बड़े इदारों ने लगाए
ये इससे मामला चलने लगा, पाकिस्तान के अंदर इदारिये लिखे गए, मज़ामीन लिखे गए। असल में प्रूफ तो पनामा से निकलना शुरू हुआ ना। अगर पनामा नहीं होता तो ये मामला यहाँ तक नहीं पहुँचता। ये जो तरीक़ाकार है मनी लॉन्ड्रिंग का, ये छुपा कर किया जाता है। क्या दुनिया इस बात से वाकिफ़ नहीं है? नवाज शरीफ साहब ने अपनी एक तकरीर में कहा भी, और उन्हें कहा कि जी ऐसे जो काम करता है वो कभी अपने नाम पर कोई चीज़ रखता है? वो अपने औलाद के नाम पर रखती है, दूसरों के नाम रखती है। तो मैं समझता हूँ सबसे बड़ा डायरेक्शन यही दिखाया है। असल में बात यह है कि जी पहले ही दिन से जज ने ये कहा था कि बर्डन ऑफ प्रूफ। देखिए जुबैर साहब, मैं आपके सवालों का जवाब नहीं दूंगा, आपको मैंने पूरा बोलने दिया, वरना आपने पूरा बोलने दिया। मैं आपको पूरा बोलने दूंगा, आपके सवालात का मैं जवाब दूंगा। आपके पास सबूत जो थे मेरे पास, तो भाई साहब मेरे पास, यार इनसे जुबैर साहब को जरा समझा दीजिए कि आदाब गुफ्तगू, खास तौर पर जब प्रोग्राम भी एक, तो ये मुश्किल हो जाती है, लोगों को बात भी समझ आएगी। जी नहीं, आप शहजाद, आप हमारे से सख्त सवाल पूछते ना, आप उनसे पूछते नहीं, तो मुझे पूछने देना। अच्छा, मैं सख्त सवाल नहीं इनके पास, आप क्यों पूछने दें भाई साहब? मैं सवाल आपसे पूछूंगा जुबैर साहब, तो सारे पोल खुल जाएंगे। आपके पास सबूत जो थे वो कहाँ हैं? मैं क्यों बता दूं आपको? मेरे सारे सबूत देखो ना। मैं आपसे, आप कंपेयर नहीं है, आप गुफ्तगू कीजिएगा, अपने आप को डिफेंड कीजिए। जो झूठों का पुलंदा है उसके अंदर से आपको कुछ नहीं मिलेगा। मैं अपनी बात का जवाब दूं, आप अपने झूठों में से निकलने की कोशिश कीजिए, उसके दबाव से के नीचे से। मैं आपसे ये फरमा रहा हूं, ये अर्ज कर रहा हूं कि जनाब जितना सबूत आया दुनिया के अंदर सारा हमने दे दिया इनके अपार्टमेंट्स के एतबार से। और ये जो इन्होंने जाहिर किया वो झूठ पर झूठ बोला। प्राइम मिनिस्टर साहब ने, हमने तो कहा यही है कि प्राइम मिनिस्टर साहब झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने कवर अप करने के लिए कोई ट्रेस नहीं है। और आज ये गुफ्तगू नहीं हुई, अगर आज ये गुफ्तगू होती तो ये मजीद शर्मिंदा होते। कतरी लेटर के एतबार से जब इनका डिफेंस आएगा, जवाब देख लीजिएगा। डॉक्टर साहब, ये बात पर आज भी आप खड़े हुए हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, करप्शन का मामला है, इस पर आप आज भी खड़े हुए हैं। तो इस हवाले से कोई सबूत है या फिर? जी हुजूर, आप ये बताइए कि मैं अगर ये बात करूं मिसाल के तौर पर कि मेरा ये घर कहां से आया जहां मैं रहता हूं, और मैं ये कहूं कि मेरे वालिद साहब ने जनाब 500 रुपए इन्वेस्ट किए थे दुबई के अंदर, दुबई शहजादे ने 50 लाख या 5 करोड़ रुपए वापस किए, तो वो मान लेगा एफबीआर? भाई साहब, ये झूठ का पुलंदा है। दिस इज ऑल मनी लॉन्ड्रिंग। इनकी स्टील मिल फेल होती है, इनकी हुदैबिया पेपर फेल होती है, इनकी गल्फ स्टील फेल होती है, और इनके टैक्सेस के एतबार से इनके पास वेल्थ है नहीं। अच्छा, और आप ये कह रहे हैं कि ये अरबपति और खरबपति बनते जा रहे हैं। पिछले 4 साल में, 5 साल में 74 करोड़ रुपए की गिफ्ट आई हैं फ्रॉम इंग्लैंड टू नवाज शरीफ साहब। और नवाज शरीफ साहब को कोई हाथ ही नहीं है। नवाज शरीफ साहब ने एक पैसा आज तक ओन नहीं किया, उनकी औलाद को मिल गया। शरीयत के भी खिलाफ है। डॉक्टर साहब, मैं इसकी तफसील में जाता हूं, जो आज कुछ आर्ग्यूमेंट्स भी हुए हैं, लेकिन शमीला फारूकी साहब को प्रोग्राम में इंक्लूड करूं। शमीला फारूकी साहब, आपको लग रहा है कि जो वाज़े तजाद हमें मीडिया में नजर आ रहे थे वो तजादात हैं कोर्ट में भी जब एविडेंस प्रूफ किया जा रहा है? और आपको लगता है कि जो दावे, जो इल्जामात पीटीआई ने लगाए थे, उसके सबूत वो दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे? जी शुक्रिया शहजाद साहब। देखिए, एक बात जो हम शुरू दिन से कह रहे थे और जो शायद हुकूमती नुमाइंदे जो अक्सर आ रहे थे मीडिया पे वो नहीं मान रहे थे, वो ये था कि जनाब जो बर्डन ऑफ प्रूफ है, ये बताना कि जी ये फ्लैट्स कैसे ख़रीदे गए, पैसे की ट्रेल क्या है और किस तरीके से इनकी एक्विजिशन हुई, ये तमाम का तमाम बर्डन जो है वो अब क्योंकि कोर्ट ने कहा है, और ये हम पहले से कह रहे थे कि ये बर्डन जो है ये शरीफ ख़ानदान के ऊपर है। सिर्फ एक कतरी शहजादे का ख़त अदालत में पेश कर देने से मामला हल नहीं हो जाता, उससे बहुत ज़्यादा मज़ीद सवालात और पैदा होंगे। और जो आपने देखा कि आज भी और पिछली हियरिंग पे भी मोहतरम जज साहिबान ने वो सवालात उठाए। जो माजी में मीडिया पे शरीफ ख़ानदान के बयानात में तज़ाद आया, ज़ाहिरी बात है कि देखिए अब ये तो आगे जज साहिबान उस पर किस तरीके से कोई ऑब्जर्वेशन देते हैं या कोई फ़ैसला देते हैं, इसके बारे में तो मैं नहीं कह सकती, मैटर है सब जुडिस। लेकिन माजी में भी न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स और इस किस्म के जो बयानात थे वो एज़ एविडेंस कोर्ट के अंदर इस्तेमाल किए गए हैं। और इसमें कोई देखिए दो राय नहीं है कि आप ब्लैक एंड वाइट में तो कुछ और चीज़ कह रहे हैं, और जो आपने मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में और पार्लियामेंट में जो बात की है उसमें और इसमें तज़ाद है। तो इतनी सेंसिटिव नौयत का ये केस है
कि ज़ाहिरी बात है कि हर पहलू को देखना पड़ेगा, और ये बहुत अहम पहलू है कि आप पार्लियामेंट में कुछ कह रहे हैं लेकिन ख़त में जो बात है वो कुछ और है। अब देखिए यहाँ पर किस तरीके से इसको मोहतरम जज साहिबान, अगेन मैं ये बात कहूँगी कि सुप्रीम कोर्ट इज़ नॉट अ ट्रायल कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट खुद इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी, वो आगे इदारों को ही डेलीगेट करेगी। अगर जरूरत पड़ी। जज साहिबान ने ये कहा कि जनाब हम देखते हैं कि कमीशन कब बनाना है, कैसे बनाना है, तो पहले वो खुद जो है वो फैक्ट्स को जज करेंगे कि आया किस तरीके से इसमें आगे जाया जाए, क्योंकि बहुत सेंसिटिव मामला है। ठीक है जुबैर साहब, आप कह रहे हैं कि एविडेंस नहीं दिया, लेकिन जैसे आज अगर इस पर बात हो रही थी कि क्या मरियम नवाज साहिबा नवाज शरीफ साहब के जेरे किफालत हैं, और इस पर जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि आप देखें 2011 का जो गोशवारे जमा करवाए नवाज शरीफ साहब ने, आप देखें कि कितने उनको गिफ्ट मिले हैं, तो तहरीक इंसाफ तो अपने तौर पर ये एविडेंस दे रही है उनको। अब इस एविडेंस को तस्लीम करती है कोर्ट या नहीं करती है, वो एक सवाल है। ठीक है, मैं जो इल्ज़ामात लगाए थे उसके हवाले से शर्मिला की एक बात, जो शर्मिला ने कहा कि हम शुरू से कह रहे थे कि बर्डन ऑफ प्रूफ हमारे पर होगा, इनके ऊपर नहीं होगा पीटीआई, ये मेरा ख्याल है सही इंटरप्रिटेशन नहीं है। मैंने जिस तरह कहा था कि कोर्ट मूव कर रहा है, जस्टिस खोसा नहीं, आज की जो 3 सवाल थे जस्टिस खोसा ने पूछे थे ना, तो जस्टिस खोसा ने आज से 10 दिन पहले पीटीआई को ये बिल्कुल क्लियरली कहा था कि 2006, वो क्लेम कर रहे हैं 2006 में आया है, आप क्लेम कर रहे हैं कि 2006 से पहले इन्होंने खरीदे थे, तो आपको साबित करना है कि 2006 से पहले इनके पास थे, वो तो कह रहे हैं 2006 से। तो हमारे हम जो सबूत की बात करते हैं ना शहजाद, वो हम बात करते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट के जो इल्ज़ामात लगाए गए थे और जो पिटीशन दाखिल की गई थी, उस इल्ज़ामात में क्या था, उसमें यह था कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है पाकिस्तान से, उसमें यह था कि टैक्स एवेजन हुई है पाकिस्तान से, उसमें ये था कि अगर आप मनी ट्रेल नहीं साबित कर सकते, और चौथा मैं कंप्लीट कर लूं, और तो फिर हम साबित कर देंगे, आप फिक्र नहीं करें। एब्सोल्युटली आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो 3 सवाल बड़े रेलेवेंट हैं, और हमें तो खुशी है कि जज साहिबान, जाहिर सी बात है उनका इतना तजर्बा, और वो जाहिर है सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, तो उन्होंने जो क्रक्स ऑफ द एंटायर थिंग है उसको जोड़ दिया उस 3 सवालों में। मैं ये नहीं कह रहा कि जस्टिस खोसा के कहने पर ही सारा चलेगा, वो जाहिर है और भी मामलात आएंगे और पीटीआई का काउंटर आर्गुमेंट्स वगैरह आएंगे। एक दो इश्यूज पे जरा बात कर लें। देखें कुछ तजादात तो बड़े वाजे हैं जो हमने पहले मीडिया में दिखाया, आपने कहा नहीं ऐसा नहीं है। मिसाल के तौर पे हमसे ये आर्गुमेंट होता रहा आपका कि नवाज शरीफ ने जो बात की असेंबली में वो मुख्तलिफ है, जो जमा करवाया गया है जवाब अदालत में वो मुख्तलिफ है, आपने कहा ऐसा नहीं है। लेकिन जज साहब ने ये कहा था पिछली समाअत में, जज साहब ने ये कहा था कि वाज़े फर्क नजर आता है जो बयान नवाज शरीफ साहब ने दिया है और जो जवाब उनके बच्चों ने जमा करवाया है, ये कहा है रिमार्क्स में उन्होंने। एक तो शहजाद लेट्स नॉट मेक कंक्लूजन्स। जज साहब जब कोई करते हैं तो वो इस हवाले से भी करते हैं कि हम उसका जवाब दें, उनके नज़दीक होगा जब तक हम उसको क्लैरिफाई नहीं करेंगे। कि मिसाल के तौर पर मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि जी जब पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर ने तकरीर की थी तो प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा था कि जी जिसमें कतर का जिक्र नहीं आया था, मिसाल के तौर पर। लेकिन प्लीज़ अंडरस्टैंड कि देयर इज़ अ 20-year गैप बिटवीन 1980 जब दुबई की फैक्ट्री बिकी थी और जब जद्दा की फैक्ट्री लगी थी, 20 ईयर। तो 20 ईयर का तो प्राइम मिनिस्टर ने 1 साल का भी नहीं जिक्र किया था कि 84 में फिर हमने ये किया 82 में। एंड प्लीज़ ऑल्सो रिमेंबर वन थिंग, जो हमारा कंटेंशन भी है कि दीज इवेंट्स रिलेट टू पीरियड गोइंग बैक टू 1970s एंड 80s एंड रिलेट टू अ पर्सन हु इज़ नो मोर अलाइव। और उनके साथ जो दूसरे मेजर प्लेयर्स थे, अकाउंटेंट, लॉयर वगैरह, वो भी इस वक्त नहीं है डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से। जुबैर साहब मुझे एक ब्रेक लेने दे प्रोग्राम में, 70s के डॉक्यूमेंट्स। जी मुझे एक प्रोग्राम में ब्रेक लेने दे और उसके बाद मैं उस BMW करूंगा जिस पर आज आर्गुमेंट भी हुए और जज ने बड़े हैरत का इजहार किया कि BMW इतना मुनाफा कैसे दे गई। और इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फवाद चौधरी साहब ने यह भी फरमाया कि हमने सोने के अंडे देने वाली मुर्गी का सुना था, लेकिन ये सोने के अंडे देने वाली BMW कहां से आ गई। मैं जरा इस पर बात करूंगा एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। आज अदालत में BMW का भी जिक्र हुआ और इसके बाद कोर्ट के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्पोक्स पर्सन फवाद चौधरी साहब ने भी इस हवाले से बात की। उन्होंने क्या फरमाया सुनिए। एक 2006 में BMW मंगवाई गई यूज जो गिफ्ट स्कीम में मरियम बीबी को मिली,
और कहा यह जा रहा है अब कि उस BMW से 1,96,00,000 रुपया प्रॉफिट जो है वो मरियम बीबी को मिला, और जो वैल्यू उसमें शो की गई है वो 35 लाख रुपया की, और जो प्रॉफिट शो किया गया अब उससे वो 1,96,00,000। तो चीफ जस्टिस साहब ने जो है यही उनसे कहा है कि ये कैसे मुमकिन है कि ये, या तो फिर उनके पास, लोगों के पास एक मुर्गी हुआ करती थी, हम सुना करते थे, जो अंडे दिया करती थी सोने के, मेरा ख्याल है इन्होंने BMW रखी है जो सोने के अंडे देती है। जी डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, पहले आप मुझे बता दें 2 और 2 4 करके कि ये क्या हिसाब है। एक BMW जिसकी मालियत ड्यूटी की वजह से 35 लाख बताई गई, वो मुनाफे में बिकी और मुनाफा 1,96,00,000 रुपए। जी ये तो मामला बड़ा एविडेंट है, मगर मैं आपको साथ साथ ये बता रहा हूँ कि जो झुर्ली है ना, जिससे ये सरमाया बढ़ता चला जा रहा है, ये सारे इनके इदारे मनी लॉन्ड्रिंग के इदारे हैं। हुदैबिया पैसा नहीं बनाता, बाकी सब मैंने जिक्र किया जिस बात का। इसको एक और अंदाज से देख लिए कि नवाज शरीफ साहब ने खुद, यानी डिपेंडेंट वाला मामला का तो इन्होंने खुद आज खूब मजाक उड़ाया ना। डिपेंडेंट मरियम नवाज को लिखा है, फिर कहते हैं जी डिपेंडेंट का वो मतलब नहीं। 35 लाख रुपए की प्रॉपर्टी नवाज शरीफ साहब ने मरियम के नाम से खरीदी। 1 साल बाद उसने अपने वालिद साहब को 1,40,00,000 रुपए दिए उस प्रॉपर्टी के, और वो खरीद ली। और गिफ्ट कहां से आई? गिफ्ट हुसैन नवाज साहब से आए पैसे, जो 75 करोड़ रुपए 5 साल के अंदर वहां से आए हैं। नवाज शरीफ साहब का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है कि पैसा आता जा रहा है। तो ये जो जिस तरह से ये चीजें घुमाई जा रही हैं ना, तो मैं ये कह रहा हूं कि बहुत बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग इशू है। इनकी अपनी सारी इन्वेस्टमेंट से पाकिस्तान के अंदर ना ये टैक्स के हिसाब से दिखाते हैं, ना ये डिविडेंड्स दे रही है इनकी कंपनी। इनका वेल्थ क्रिएशन जो है वो कमीशंस और मोटरवेज और इन सब चीज़ों से हुआ। हमारा कहना यही है कि ये जो एवनफील्ड हाउसेज ये सारे खरीदे गए हैं, ये भी इसी टाइप की आमदनी से खरीदे गए। इसी वजह से कतरी शहजादे को लाया गया। जहां ये बात आप करते हैं कि एविडेंस नहीं दिया गया, मैं आपको बताता हूं कि मरियम के डिपेंडेंसी के हवाले से हमने इनकी इनकम टैक्स रिटर्न्स वगैरह निकलवा कर दिए, और इससे साबित होता है कि शी इज अ डिपेंडेंट। मगर अब एक नई कहानी है। दूसरे साल इन्होंने लिखा 2 अडल्ट डिपेंडेंट्स हैं जिसके ऊपर सलमान भट्ट साहब ने कहा कि जी मियां नवाज शरीफ खुद और उनकी बीवी डिपेंडेंट है। कैसे हो सकता है? मगर यह कि जब झूठ बोला जाए तो इसको इसी तरह से मुसलसल घुमाना पड़ेगा। ऑफशोर कंपनीज के हवाले से फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट्स, इनकी सारी चीजें हमने निकाल कर दी। नीलसन फ्लैगशिप होल्डिंग्स, पता चलता है कि कहां किस किस तरह से ये पैसा छुपाया गया। इसी तरह से मरियम का बेनिफिशियल ओनर होना अकॉर्डिंग टू मोज़ाक फोंसेका ने जो जवाब दिया BVI को, उस एतबार से भी, और ये जो ट्रस्ट डीड्स लेकर आए हैं उसके ना रजिस्ट्री है, ये आपस में एक कागज लिखकर ये लेकर आ गए कि जनाब मरियम इज नॉट द बेनिफिशियल ओनर, जबकि मोज़ाक फोंसेका BVI ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड की तहकीकाती इदारे को जवाब दे रही है। लेकिन मैं करूंगा BMW से। ये जरा मुझे बता दें जुबैर साहब, ये कैसे हो सकता है एक गाड़ी जिसपे ड्यूटी 35 लाख की हो, उसको आप बेचें और उससे मुनाफा 1,96,00,000 का? इस पे तो जज भी आज हैरान हो गए। ये क्या ट्रांजैक्शन है? आप तो खुद रहे बिजनेस की फील्ड में, बताएं ये कैसे हो गया मुमकिन? पहली बात तो ये है कि मैं ये आपके प्रोग्राम चमकाने के लिए मैं इसके साथ नहीं जाऊंगा। इसका केस से कोई ताल्लुक नहीं है। ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग है, ना ही मेरा ताल्लुक है इससे, ना ही मैं इसमें पढ़ूंगा। इसका कोई ताल्लुक नहीं है। जज ने इस पर हैरानगी का इज़हार किया है। क्यों प्रोग्राम भाई जज ने रिमार्क दिया था, बट मेरा आई हैव नो बैकग्राउंड टू दिस। ना मुझे वो पता है कि गाड़ी ड्यूटी फ्री आई थी, किस खाते में आई थी, क्या था। सर आपको ये पता है 2006 में कितनी ड्यूटी होगी गाड़ी पर? एक BMW इंपोर्ट करने पे 200% होगी, 150% होगी। तो अगर 35 लाख ड्यूटी है गाड़ी की कीमत इससे कम होगी, तो ये कैसे मुमकिन है कि वो गाड़ी जो है तकरीबन 2 करोड़ का मुनाफा दे दे आपको? मेरा ख्याल है मुझे अगर मौका दीजिए जुबैर साहब, आप पहले जुबैर साहब जवाब देते, फिर मैं आपसे जवाब लूंगा। आरिफ अलवी साहब आप उनको बेल आउट कर रहे हैं। नहीं, मेरे पास, मैं तो ये सिर्फ कह रहा हूं कि ना ही मैंने इस पर तवज्जो दी है, इस वजह से नहीं दी थी शहजाद कि इसका केस से कोई ताल्लुक नहीं है। और मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा, आई कैन सी एंड अंडरस्टैंड डॉक्टर आरिफ अलवी एक शरीफ आदमी है, हिज फ्रस्ट्रेशन इज बॉइलिंग। और वो इसकी वजह ये है कि ये जो घुमा के बातें करते ना, वो जी मनी लॉन्ड्रिंग हुई थी जी, हम वो कह रहे हैं मोटरवे बना था। देखें अभी हम बात कर रहे हैं बिल्कुल स्पेसिफिक चीज़ों की, और वो स्पेसिफिक चीज़ें जो हैं कहाँ से पैसा है भाई? आप फ्रस्ट्रेशन अपनी बिल्कुल देखना, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट।
मैं तो बिल्कुल रिलैक्स्ड हूँ और मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि आई सीरियसली कि जस्टिस आसिफ हुसैन ने इतना ही पुट इट सो ब्यूटीफुली कि वो 3 सवालों के हवाले से डॉक्टर साहब, जुबैर साहब देखें एक सेकंड जो है हम बड़े अरसे से बहस करते हुए हैं आपसे। जी शहजाद प्लीज मुझे आंसर करने दें। देखिए मैं बड़े अच्छे तरीके से इनकी बात मान भी लेता हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं होता हर चीज़ को। वो जो 2011 वाला था वो बिल्कुल उन्होंने फर्गुसन प्राइस वाटर हाउस कूपर्स का अटैच भी है सर्टिफिकेट, उस पर कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर वो ना शो करते और वो कॉलम चेंज हुए सब्सिक्वेंटली 2013 में, वो कॉलम का जो तरीकेकार है प्रेजेंट करने का, जी मैंने सुना था, वकील साहब ने ये फरमाया, लेकिन 2 लोग ज़ेरे किफ़ालत हैं, एक कुलसूम नवाज है, एक नवाज शरीफ खुद है। नवाज शरीफ अपने ही गोशवारों में ज़ेरे किफ़ालत कैसे हो सकते हैं? देखें शहजाद, पहली बात तो ये हमारे पास जो टाइम होता है उसमें हम वो फोकस कर रहे हैं जो इशू एट हैंड है, और इशू एट हैंड है ना ज़ेरे किफ़ालत वाला, हम समझते नहीं वो आपकी नजर में, मेरी नजर में नहीं है। मेरी नजर में बिल्कुल नहीं है। मेरी नजर में अभी आप कह रहे हैं जज ने अच्छे सवाल किए, जज का ये सवाल है। नहीं देखें तो बहुत सी ऐसी चीजें जो आप जाहिर है वो पॉइंट्स लेके आ रहे हैं। जस्टिस अजमत सईद ने कहा कि ये अल तौफीक के केस में कोई रेलेवेंस नहीं है। जस्टिस अजमत सईद ने ये कहा कि जी ये जो टैक्स की बातें आप कर रहे हैं इसका कोई रेलेवेंस नहीं है, इसका सुप्रीम कोर्ट से कोई ताल्लुक नहीं है, गोशवारे जमा हुए हैं, एफबीआर ने असेसमेंट कर दिया है, तो आप अभी ये क्यों बता रहे? तो वो पॉइंट्स तो आप कहते ही नहीं है, आप वो सुन के आते हैं, या आपके जो कॉरेस्पॉन्डेंट ये बातें नहीं आप कर रहे, आप वही पॉइंट्स पिक कर रहे हैं जो कि जिसका रेलेवेंस नहीं है। सुन ले बड़े रेलेवेंट शहजाद सुन ले, तो भाई जज ने ये भी तो कहा था कि आप जो टैक्स की बातें कर रहे हैं, नहीं बुखारी साहब, वो टैक्स के गोशवारे इन्होंने जमा किए। उन्होंने कहा जी जमा किए। ये किसका काम है देखना और असेस करना? उन्होंने कहा एफबीआर का काम है। तो उसने कहा एफबीआर ने कर लिए? उसने कहा जी। उसने कहा अगर आपको कोई एतराज है तो आप एफबीआर चले जाए। तो ये पूरे टैक्स के इश्यूज जो थे जिसमें मरियम की कफालत और वो सारा डिस्कस हो रहा था और गोशवारे डिस्कस, ये तो बॉटम लाइन तो ये थी। बट दिस इज नॉट व्हाट यू आर डिस्कसिंग। यू आर डिस्कसिंग कि जी वो जो BMW का कहा था, भाई उन्होंने तो सम अप भी तो कर दिया था ना, सम अप जो किया था उसको आप जवाब देने में फिर एतराज किया है आपको। ये भी सम अप कर दिया था तो जवाब देने में एतराज किया। मैंने तो सिर्फ आपसे पूछा था मुझे 2 और 2 4 करके बता दे कि ये नंबर कहां से आ गए। मुझे मौका दे दे, मैं चाह रहा था वजाहत के तौर। डॉक्टर साहब फरमाइए, फिर मैं शर्मिला फारूकी साहब की तरफ जाऊं। मैं देखिए बड़ी सिंपल सी बात कर रहा हूं। जुबैर साहब शरीफ आदमी हैं, इनके पास जवाब झूठ का हो ही नहीं सकता। इतने सारी चीज़ों में जो जुबैर साहब ने कहा कि जी मैं बिल्कुल वाकिफ नहीं हूँ, BMW की इतनी बड़ी बात हो गई, ये बिल्कुल वाकिफ नहीं है। और वहाँ पर उसने ये कहा कि जनाब नवाज शरीफ साहब और कुलसूम नवाज दोनों डिपेंडेंट्स हैं, किसके? नवाज शरीफ के। ये कहीं हो सकता है? ज़रा तसव्वुर करें, ये झूठ के ऊपर जब पर्दा डालने जाएंगे ना तो यही कैफियत होगी कि कभी जुबैर पैदल होंगे, कभी कोई और आदमी पैदल होगा। और दूसरी बात मैं आपसे ये कह रहा हूँ, देखिए मैं आपसे मैं देखिए आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था। अब मुझे मौका दे दीजिए, मैं ये बात कहना चाहता हूँ। इन्होंने ये बात कही है, इन्होंने नहीं तो है ही झूठ। हमारा कैसी चीज बात पर है कि झूठ बोला जा रहा है? मैं और क्या कहूँ? तो फिर वो आ जाएगा ना सामने, जा रहा है, फिर बात आ जाएगा ना सामने, आ जाएगा कतर का लेटर आ गया। भाई साहब ये BMW ये ठहर जाए, कतर का लेटर भी आ गया और दुबई से ये गिफ्ट भी आ गई BMW की। भाई साहब ये खानदान कुछ कमाता नहीं है, कहीं कोई आमदनी नहीं है, ये गिफ्टों पर चल रहा है। और ये गिफ्ट क्या है? ये पाकिस्तानी की आवाम का पैसा घुमा कर लाया जा रहा है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, लेकिन जिक्र कर रहे हैं ना, देखिए मेरी बात मुकम्मल करने दें। ये गलत बात है, वरना जुबैर साहब ने भी अपनी फ्रस्ट्रेशन ना निकाला करें। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये 74 करोड़ रुपया गिफ्ट आ रहा है। करें डॉक्टर साहब, रिलैक्स करके बात करें। सारी कहानी चीखे मारने से आपका आर्गुमेंट नहीं जीत सकते आप। ये रिलैक्स ही आदमी हूँ जनाब, जब मैं खींच सकता हूँ आपको। आपके पास तो जवाब ही नहीं है, मैं तो रिलैक्स आदमी हूँ जो ये बात खींच रहा हूँ। यार आप मैं ये कह रहा हूँ कि ये 74 करोड़ रुपए के गिफ्ट आ रहे हैं। ये इंटरप्ट नहीं करें मुझे जुबैर साहब, जरा सा क्या कहा था? 74 करोड़ पर क्या कहा था? ये 74 डॉक्टर साहब ने क्या कहा था 74 करोड़ पर? मुझे देखिए जुबैर साहब परेशान हैं, इनको आज माजरत कर दीजिए इनको। ये कह भी रहे थे कि मेरे पास जवाब नहीं है चीजों का। डॉक्टर साहब मुझे ब्रेक लेने दें, इसके बाद जरा मैं पीपल्स ग्रुप पे तफसील से बात करना चाहूंगा, क्योंकि बिलावल भुट्टो साहब ने आज भी बड़ी अहम बातें की हैं।
ब्रेक के बाद उसमें हम गुफ्तगू करेंगे। शर्मिला फारूकी साहिबा का भी इस पे पॉइंट ऑफ व्यू शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से बात करना चाहेंगे क्योंकि जो यौम तासीस का हफ्ता था उसमें पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो साहब ने बड़े बड़े बयान दिए हैं। आज भी उन्होंने कहा है कि 2018 के बाद हम नवाज शरीफ साहब को नहीं देखेंगे, या वो जेल में होंगे या सऊदी अरब में होंगे। और इससे पहले पेशन गोई तो वो खुद कर चुके हैं कि 2018 के वजीर आजम वो खुद होंगे, उनके वालिद आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो मुल्क के प्रेसिडेंट होंगे। आज क्या फरमा रहे थे बिलावल भुट्टो साहब, देखिए। अगर तख्ते रायवंत वाले मेरे 4 डिमांड नहीं मानते हैं तो 27 दिसंबर को हमारा लॉन्ग मार्च का ऐलान होगा और फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। हमने इन शरीफों को समझाना है कि ये आपका आखिरी बारी है, आखिरी बारी, आखिरी बारी, आखिरी बारी। हमें आपका शक्ल नहीं देखना है, आपका मुंह नहीं देखना है फिर से। शर्मिला फारूकी साहबा, दमादम मस्त कलंदर होगा, 2018 में चले जाएंगे। मेन जो इस वक्त इशू है, ऑपोजिशन पार्टीज उसको लेके गई हैं कोर्ट में, चाहे जमात इस्लामी हो, तहरीक इंसाफ हो, अवामी मुस्लिम लीग हो। आप लोग अभी तक जलसों में ये बात कर रहे हैं 27 दिसंबर को निकलेंगे, जिसमें एक मेन नुक्ता पनामा के हवाले से भी है। गेम सारा इस वक्त कोर्ट में हो रहा है, आप लोग अभी तक जलूसों में तकरीर कर रहे हैं पनामा के हवाले से। देखिए शहजाद, पीपल्स पार्टी एक बड़ी मैच्योर पॉलिटिक्स करती है। हमारी सियासत माजरत के साथ ऐसी नहीं है कि गवर्नमेंट गिराओ, इक़्तिदार के अंदर आओ। और हमारी कोशिश ये होती है कि चूँकि एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है तो पार्लियामेंट्री फोरम्स जो लीगल और कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ उनको पहले एग्जॉस्ट किया जाए, और उसके बाद अगर कोई हल नहीं निकलता तो फिर तो ज़ाहिरी बात है द अल्टीमेट रिकोर्स है कि आप आवाम को इकट्ठा करें, धरना दें, सड़कों पे निकलें, और फिर एक जो अल्टीमेट चीज़ है उसके लिए आप डिमांड करें। इस लेकिन सुप्रीम कोर्ट लीगल फोरम ही है ना, काफी वक्त दिया हुआ है कि हमारे 4 मुतालबात को पूरा तमाम पार्टीज इस वक्त जो केस पनामा का लेके गई है सुप्रीम कोर्ट में लेके गई है। इलेक्शन कमीशन देखिए सुप्रीम कोर्ट तो इज द हाईएस्ट जुडिशल फोरम ना, उसके बाद तो फिर ना कोई अपील हो सकती है, ना कोई और जगह मुकदमा लड़ा जा सकता है। हमने अपना एक बिल सेनेट में दिया हुआ है जिसका हमारा मुतालबा है कि उस बिल को आप सपोर्ट करें। दूसरा, हमने इलेक्शन कमीशन में अपना मुकदमा रखा हुआ है। अगर यहाँ से हमें कोई रिस्पांस नहीं मिलेगा और जो 4 मुतालबात चेयरमैन साहब ने इस हुकूमत के सामने रखे हैं, अगर उन 4 मुतालबात पूरा नहीं किया जाएगा तो फिर अल्टीमेट रिकॉर्स तो यही है कि हम लॉन्ग मार्च करें, और एजुकेशन के ऊपर आए। का फैसला जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में है, या नवाज शरीफ साहब के हक में जाएगा या उनके खिलाफ जाएगा, तो फिर क्या फायदा होगा? वो बिल पास हो या ना हो, उस पनामा के इशू का तो केस का फैसला हो चुका होगा ना, या उनके हक में या उनके खिलाफ। देखिए अदालत मैं तो ये कहती हूँ कि जनाब इतनी सारी बातें हो रही हैं कि वज़ीर आज़म साहब ने पार्लियामेंट में ये कहा, उनके बच्चों के ये स्टेटमेंट्स हैं, उनके पार्टी के लोगों के कुछ और स्टेटमेंट्स हैं। अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद अदालत आ सकते हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी अदालत आ सकते हैं, राजा परवेज़ अशरफ अदालत आ सकते हैं, इस मुल्क की 3 इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर आ सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब क्यों नहीं आके अदालत में बयान देते? हल्फिया आके बयान दें, आखिर बताएं हकीकत क्या है। देखिए आज भी बुलाएगी, तलब करेगी तो वो आएंगे, उनके पास कोई वे आउट तो नहीं होगा। तो इस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है कि जैसे वो कोई प्राइवेट मीडिया सेल है शरीफ खानदान का। आज अदालत के बाद मैंने 14 मीडिया ब्रीफिंग्स देखी हैं हुकूमती नुमाइंदों की तरफ से, मतलब इंतहा हो गई। इस वक्त मुझे ये लग रहा है कि पूरी गवर्नमेंट मशीनरी सिर्फ और सारे ये जो PMLN के नुमाइंदे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इस वक्त जो है ये PMLN ये बड़ा अहम नुकता, मैं इसका जवाब ले लेता हूं, लेकिन शर्मिला फारूकी साहब एक चीज को जरा क्लियर कर दें। आज भी ये बिलावल साहब ने कहा है कि 2018 में हम आएंगे, आप देखें हम सिंध में कितनी बड़ी तब्दीली लेकर आए। मुझे 1-2 बातें बता दें, सिंध में कौन सी तब्दीली आई है सिवाय इसके कि कायम अली शाह साहब को आपने रिप्लेस किया मुराद अली शाह साहब से? कौन सी तब्दीली आई है सिंध में? मेरा ख्याल है उससे बड़ी तब्दीली तो हो नहीं सकती थी। जब आप चीफ एग्जीक्यूटिव भी चेंज कर दें किसी सूबे का, तो जाहिरी बात है कि तब्दीली तो आ गई ना। मतलब उससे आवाम को क्या मिल गया कि अगर एक चेहरा बदल गया, नाम बदल गया, तो आवाम का मुकद्दर बदल गया। आपका दूसरा तर्ज हुकूमत है,
नहीं, देखिए आवाम का मुकद्दर तो रातों रात कहीं भी नहीं बदलता ना, इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम। लेकिन इसीलिए पूछ रहा हूं ना कि बिलावल साहब ने तो आज कहा है देखिए हम क्या तब्दीली लेकर आए हैं। मैं बिल्कुल उनकी बहुत इज्जत करती हूँ, मैं उनका बड़ा एहतराम करती हूँ, मैं उनकी काबीना में 8 साल रही हूँ एंड आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम हिम। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो एक बहुत शफीक और बहुत मैच्योर पॉलिटिशियन थे। आई हैव अल्टीमेट रिस्पेक्ट फॉर हिम, आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम हिम। और मुराद अली शाह साहब की अपनी सियासत है, लेकिन देखिए पार्टी की हायरार्की में भी तब्दीली आई है। तमाम सूबों के जो प्रेसिडेंट्स हैं और पूरी जो, और ये एक बड़ी एक्सरसाइज थी कि जो कमेटीज बनाई गई वो हर जिले में गई हैं, वहां से लोगों के ओपिनियन ऑफिस में तब्दीली हुई है, चीफ एग्जीक्यूटिव बदले हैं, लेकिन सिंध के हालात नहीं बदले। आप ये कह रही हैं कि सिंध के हालात नहीं बदले, हम सिर्फ ये बात कर रहे थे कि चीफ एग्जीक्यूटिव बदल गए हैं, पीपल्स पार्टी की काबीना में तब्दीली आ गई है और कुछ नहीं हुआ है ना, हालात तो नहीं बदले। देखिए मेरी बात सुने, कायम अली शाह साहब जो हैं उन्होंने 8 साल सिंध के ऊपर हुकूमत करी और यस 2013 में उन्होंने दोबारा पीपल्स पार्टी को सिंध में और ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी के साथ वो लेकर आए। यू हैव टू गिव हिम दैट क्रेडिट। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं मेरे ख्याल से सवाल मैं सिंध के बदलने पे कर रहा हूं कि सिंध कैसे बदल गया है, क्या हालात बेहतर हो गए, उस पर मैं सवाल कर रहा था। लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया है जुबैर साहब। आप कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब का तो ताल्लुक ही नहीं है इस केस से, फिर क्या वजह है? वुज़राओं की एक फौज होती है डिफेंड करने के लिए कोर्ट में, वुज़रा की फौज होती है पीआईडी में प्रेस से बात करने के लिए, पीआईडी को इस्तेमाल किया जाता है। प्राइम मिनिस्टर जब है नहीं तो आप तमाम लोग शरीफ फैमिली के बच्चों को डिफेंड करने के लिए वहां पे आते हैं। मैं अगर आप मुझे इजाज़त दें, मैं शर्मिला की उस बात से एक अगर कमेंट करना चाहूँ कि मेरा ख्याल है 4-5 दफ़ा आपने पूछा तो शी रिफ्यूज़ेस टू इवन टॉक अबाउट परफॉर्मेंस, या तो उनको सवाल मेरा ख्याल है समझ नहीं आ रहा था। बहुत अच्छी चीज़ है, मुराद अली शाह इज़ एन आउटस्टैंडिंग पर्सन, मेरा ख्याल है एज़ फाइनेंस मिनिस्टर भी बड़े ज़बरदस्त रहे हैं और एज अ चीफ मिनिस्टर भी जो उनके इनिशियल फ्यू मंथ्स हैं उसमें बहुत पॉजिटिव वाइब्स हैं, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन शर्मिला रिफ्यूजिंग टू टॉक अबाउट परफॉर्मेंस ओवर 8 years तो काफ़ी हैरानकुन बात है, कंसीडिंग के देयर हैज़ बीन नथिंग कुछ किया है इन टर्म्स ऑफ अवाम के लिए कोई ऐसी बुनियादी चीज़ों में तब्दीली लाने के हवाले से। आपने जो सवाल पूछा कि जी हम क्यों डिफेंड करते हैं, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सरबराह हैं और हम सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, हमारे सबसे ज़्यादा चाहने वाले हैं पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर, और ये केस के सीरियस पॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस हैं। अगर पॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस ना हो तो इमरान खान भी रोज़ 3 दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करे, फवाद चौधरी को एडिशनल स्पोक्स पर्सन ना डाला जाता, तो ये इसके पॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस हैं। लेकिन आप कहते हैं ना कि नवाज शरीफ साहब का तो इस केस से ताल्लुक ही नहीं है, उनको तो आप कह रहे हैं कि उनका ताल्लुक नहीं है, तो फिर इसका मतलब अगर आप कोर्ट में मौजूद होते हैं तो हुसैन नवाज, हसन नवाज और मरीम नवाज साहब को डिफेंड करने के लिए होते हैं, जिनका बराह रास्त सियासत से कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है, ना कोई उनके पास ऑफिस बराह रास्त ताल्लुक नहीं है। लेकिन आप जब क्रिटिसाइज करते थे या करते हैं तो आप उनको उसी हवाले से करते हैं ना कि जी अगर वो हसन और हुसैन प्राइम मिनिस्टर के बच्चे ना होते तो वो तो आप कोई भी अदालत उनको बुलाती भी ना, ये तो हमने कंसीड किया हुआ है, फोरगो किया हुआ है उनका राइट। नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी को तो कोई बुलाता नहीं, वो सिर्फ इस वजह से ही आए हैं ना कि वो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के बच्चे हैं और प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सरबराह हैं, इसका सीरियस पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस हैं और इस वजह से अच्छा दूसरी बात ये है, दूसरी दफा शहजाद, मैं तो हमेशा मना करता हूं आपको पनामा पर आने के लिए, आज भी आपको मना किया था, आप पूछ ले प्रोड्यूसर से, अभी लाइव पूछ ले। मैं तो पीआईडी की कौन बुलाता, कौन है बुलाते आप हैं और सवाल हमारे से पूछते हैं। बुलाता हूं बिल्कुल, जी आप क्यों डिफेंड करते हैं? इशू ये रखा है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि कोर्ट में कौन जाता है, आप क्यों बुलाते हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस आप करते हैं ना चिमकाने। सर एक काम करें, आप अदालत जाना छोड़ दें, आप पीआईडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना छोड़ दें, मैं नहीं बुलाऊंगा। चले आप कहते हैं कि इस इशू पे आज के बाद पीएमएलएन बात नहीं करेगी, मैं नहीं बुलाऊंगा, डील है, डन डील है। आपकी चॉइस तो नहीं देंगे। अगर तो अगर आपको जब आप आगे प्रेस ब्रीफिंग करेंगे तो मेरा हक बनता है कि मैं भी आपको शो पे बुलाऊं ना। नहीं, ये इस वजह से नहीं आप करते हैं, आप इस वजह से नहीं करते हैं। अगर आप समझते हैं कि हमारा कोई राइट नहीं है तो आप बुलाए ना करें। मुझे भाई मैं मिसयूज कर रहा हूं, डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, आप तो ना मिसयूज करवाए ना। डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, अब एक अहम मोड़, एक अहम मरहला ये है कि अब दलाइल देने हैं और कॉन्ट्रडिक्शन जो सामने आई है उसका जवाब देना है इनके वकील ने। ऐसा नहीं है कि केस कोई ओपन एंड शट खत्म हो गया, मेन तो अब हो गया कि ये कॉन्ट्रडिक्शंस का जवाब क्या देते हैं।
लास्ट कमेंट कर दीजिएगा इस पे। जी, पहली बात तो ये कि मैं ये समझता हूँ कि हुसैन और हसन नवाज अगर प्राइम मिनिस्टर के बेटे ना होते तो खरबपति ना होते। दूसरी बात ये कि जुबैर साहब को केस के मुतालिक कुछ ज़्यादा पता नहीं है, इनको आप मत ज़हमत दिया करिए क्योंकि फिर ये दूसरी चीज़ों पर हमला करते हैं। तीसरी बात ये कि पहले मनी लॉ 4 पॉइंट्स हैं। एक कतरी लेटर है जो मनी लॉन्ड्रिंग पर पर्दा डालता है, दूसरे ये कि ये बच्चे खरबपति कैसे बने, और तीसरे ये कि डिपेंडेंसी जिसका BMW के हवाले से इन्होंने बिल्कुल बेकार आज मिशमैश किया, और चौथे ये कि झूठ बोला गया। बस यही इश्यूज हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, जुबैर वेल इन्फॉर्म्ड है इस केस पे। आज वो शायद जवाब नहीं देना चाह रहे थे, वो अलग बात है। शमीला फारूकी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस प्रोग्राम का फीडबैक आप हमारे सोशल मीडिया पे दे सकते हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।